चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट. So that day we covered till energy of electron, है ना, टोटल एनर्जी. सो रेडियस का फॉर्मूला डिराइव किया था हमने, राइट. और उसके बाद वेलोसिटी का, और वेलोसिटी के बाद वी फिगर्ड आउट एनर्जी, राइट. सो थोड़ा सा एनर्जी से स्टार्ट करेंगे हम लोग. वेरी इजी सेशन टुडे, ठीक है. तो जस्ट रिकॉल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला. दिस इज फॉर electron, okay, not for photon or anything else, not for proton. It is a kinetic energy of electron. And please remember, whatever we are discussing here is primarily applicable for hydrogenic atoms, मतलब hydrogen like atoms. मतलब ये तो H और H like, बोहर्स की पूरी थ्योरी हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक, मतलब जैसे कि He प्लस, लिथियम प्लस प्लस, जिनके आउटर शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, उनके लिए एप्लीकेबल. ठीक है, ओके. सो काइनेटिक एनर्जी था अपना कैसे, Ze स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r. ये हमने हाफ mv स्क्वायर से निकाला था और ये हमारा फॉर्मूला था. ठीक है. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो ध्यान देना आपको. ये सब फॉर्मूला ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है. ये इसका फॉर्मूला हो गया. काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव. क्या ध्यान रखना है, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव. कभी कभी एमसीक्यूज में क्वेश्चन होते हैं तो नेगेटिव वाले आप ऑप्शन रूल आउट कर सकते हैं. पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन एंड विच इज -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर बाई r. Ze स्क्वायर कैसे आया था, Ze चार्ज ऑफ न्यूक्लियस और E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो याद रखना कि ये फॉर्मूला इट कैन बी अप्लाइड फॉर एनीथिंग विच इज नॉट हाइड्रोजन, बिकॉज वी हैव Z हियर, है ना. यहाँ पे Z है तो आप एटॉमिक नंबर यहाँ पे प्लग इन कर सकते हो, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम में यहाँ पे आप Z की जगह 1 ही लोगे. ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग. बट ऐसा नहीं कि हमेशा Z मतलब 1 ही हो जाएगा. कभी कभी केसेस में Z को आप, अगर जैसे हीलियम है तो यहाँ पे आपको 2 लेना पड़ेगा. ठीक है, उस तरीके से. फिर टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ दीज टू एनर्जीज. अगर इन दोनों का सम करोगे, देखो ये 1/8 प्लस में है, ये -1/4. सो इन दोनों को ऐड करोगे तो ओवरऑल रिजल्ट विल बी माइनस, बिकॉज दिस नंबर इज बिगर. रिजल्ट वुड बी नेगेटिव माइनस दिस Ze स्क्वायर बाई r. ठीक है. तो अब यहाँ पे कुछ चीज आपको ध्यान से याद रखनी है. Ke, Pe और Te का इंटरनल रिलेशन. ठीक है, मैं यहाँ पे डाला नहीं हूँ, मैं आपको अलग से बता देता हूँ. ये शायद होगा मेरे नेक्स्ट पेज में. आई एम नॉट श्योर इफ आई हैड एडेड. हाँ, ये है. ये ध्यान रखना गाइस, थोड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस उस फॉर्मूले पे नहीं होंगे, इस पे होंगे. काइनेटिक एनर्जी जो हमारी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो न्यूमेरिकली इट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल एनर्जी. आई शो यू सम क्वेश्चंस जिसमें ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली अप्लाई करके अपना काम बचा सकते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी क्या रखना है, काइनेटिक एनर्जी इज न्यूमेरिकली जस्ट इक्वल टू टोटल एनर्जी. मतलब हमारा टोटल एनर्जी दी हुई है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पूछी गई काइनेटिक एनर्जी निकालो. टोटल एनर्जी दी हुई है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पूछा गया काइनेटिक एनर्जी, तो बस प्लस कर दो उसको. न्यूमेरिकली इक्वल बट साइन में अपोजिट. काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है. ठीक है. और पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी, इट इज जस्ट डबल ऑफ टोटल एनर्जी विद द साइन. मतलब ये नेगेटिव भी होगी, ये भी नेगेटिव होगी, तो इसको बस डबल कर दो. मतलब अगर इसी केस में अगर टोटल एनर्जी मुझे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी थी और पूछी गई थी पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाती 6.8 माइनस की. तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं. जैसे आई कैन शो यू फ्यू क्वेश्चंस काइंड ऑफ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में है ये बोर्ड एग्जाम्स में. जैसे आप क्वेश्चन नंबर 25 पेज नंबर 388 पे आ सकते हो. क्वेश्चन नंबर 25, राइट. क्वेश्चन नंबर 25
पेज 388, पेज 388 गाइस। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे, एक एग्जांपल के लिए सामने जो दिख गया वो दिखा रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6, ठीक है। अच्छा नहीं, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया, सॉरी, इसमें तो लेवल का फंडा आ गया है। हाँ हाँ, ये देखो आप क्वेश्चन नंबर 8B, क्वेश्चन नंबर 8B, एक पेज पहले आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8B। एग्जैक्टली डेटा भी वही है, पता नहीं मुझे कैसे याद रह गया ये। द टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अ स्टेट इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। अब इसमें कोई फॉर्मूला हमको अप्लाई नहीं करना है, ना कैलकुलेट करना है, 2 मार्कर है, 1 मार्क फॉर ईच एनर्जी, 1 मार्क फॉर ईच एनर्जी टाइप, ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू राइट दिस, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी विदाउट द साइन, and potential energy is double of that, so your answer would be done. So question would be very simple like this, right? और भी आपको बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे इस तरीके के। अभी इसमें मुझे नहीं दिख रहा बाई चांस की बात है, बट क्वेश्चंस काफी इस तरीके के आते रहते हैं, ठीक है। ओके, एनीवेज यू गॉट द आइडिया ऑफ द कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके, अब यहां से थोड़ा we'll have to so this is one version of the formula, right? This is one version of the formula which has radius as a variable, radius as a variable. So the other version of the formula is rather more important, और इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम रेडियस की वैल्यू को प्लग इन कर देते हैं। अभी आप अपने नोट्स रेफर करोगे तो रेडियस को हमने ये डिराइव किया था उस दिन, मैंने पहले से लिख लिया क्योंकि ये वैल्यूज को याद रखना इज वेरी डिफिकल्ट। आई वुड सजेस्ट कि एग्जाम से पहले आप लोग बार रिवाइज करो इसको। हालांकि इन न्यूमेरिकल्स यू विल नॉट बी रिक्वायरिंग ऑल दीज डिफिकल्ट फॉर्मूलास टू मेमोराइज, यू विल बी रिमेम्बरिंग सर्टेन रिजल्ट बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स हियर आर कांस्टेंट्स, सो विल नॉट बी, बट डेरिवेशन पर्सपेक्टिव से यू हैव टू गेट योर हैंड्स लिटिल डर्टी बिफोर द एग्जाम ऑन दीज थिंग्स, ठीक है। So R is this, so what we're going to do is simply plug in the value of R in these formulas, right? So we are primarily interested in the total energy of the electron, so we will not care about KE and PE. Why we don't care? Because once we get a handle on TE, we know that how to calculate TE and KE and PE, right? इसलिए मेन हमारा जो फोकस रहता है वो टोटल एनर्जी पे रहता है। सो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी यहाँ पे, देखो आप इसको जब R की वैल्यू आप प्लग इन करोगे तो दिस विल बिकम दिस, आप लोग करके देख सकते हो। ये Z और इस R का जो Z है ये दोनों मल्टीप्लाई होकर Z स्क्वायर हो जाएगा, और ये N स्क्वायर पहले से रहेगा, वहां पे कोई N नहीं है रेडियस में, ठीक है, वहां पे कोई N नहीं है, तो एक N स्क्वायर ये नीचे आएगा और ये टोटल एनर्जी आ जाएगी आपकी, ठीक है। m e⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर and Z square by N square. This is the total energy. Now we are primarily interested in hydrogenic atoms, हाइड्रोजन लाइक एटम्स। तो अगर H एटम की बात हो रही तो Z इज इक्वल टू 1 प्लग इन करेंगे, और Z इज इक्वल टू 1 प्लग इन करते ही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻19 एंड ऑल दीज वैल्यूज व्हेन यू प्लग इन। तो इनको सबको निकाल के सॉल्व करके आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो है ये, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय N स्क्वायर। आंसर इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एंड दैट्स व्हाट यू विल बी डीलिंग विद, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, जूल्स की बात यहाँ बहुत कम आने वाली है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी सिंपल फॉर्मूला, -13.6 N स्क्वायर। बट प्लीज रिमेंबर इफ यू गेट अ हीलियम एटम और लिथियम प्लस एटम, वहां पे Z को आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दोगे, मतलब सेम फॉर्मूला -13.6 TE विल बी इक्वल टू -13.6 का फैक्टर रहेगा, बट यू विल बी अप्लाइंग Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर। इसमें कोई चेंज नहीं पड़ेगा बिकॉज एनीवेज हियर इट वाज 1, राइट। सो इस 13.6 में इस Z का कुछ कंट्रीब्यूशन है नहीं, सो यू डोंट हैव टू एडजस्ट, यू जस्ट हैव टू प्लग इन द एटॉम। जैसे मुझे मान लो हीलियम प्लस के लिए बोला गया, ठीक है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, आई हैव टू प्लग इन द वैल्यू ऑफ 4 हियर। अगर मुझे बोला गया लिथियम प्लस के लिए, सो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो मुझे यहाँ 3 प्लस, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 डालना पड़ेगा,
सो प्लीज रिमेंबर, इसके ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं बट कभी कभी आ जाते हैं। आपको मैं बुक में मिस्टेक भी दिखाऊंगा, अपने इस बुक में सोल्यूशन में जगह मिस्टेक है, ठीक है। इस तरह की मिस्टेक्स जनरली स्टूडेंट से भी होती हैं, टीचर से भी होती हैं, तो ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला आप सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, नॉट इवन हाइड्रोजन लाइक एटम्स। क्योंकि हाइड्रोजन लाइक एटम्स में सिर्फ ये हम बोलते हैं कि उसके एक ऑर्बिट है और इस ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अगर आप देखो लिथियम प्लस प्लस, वी हैव जनरली 3 इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट शेल इज 2 एंड सेकेंड शेल इज 1, राइट। इसमें से आप 2 अगर निकाल दोगे, इसको डबल आयनाइज कर दोगे, लिथियम प्लस प्लस कर दोगे, सो फ्रॉम ए ऑर्बिट पर्सपेक्टिव इट विल बी लाइक हाइड्रोजन, ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसको यहां पे भी हम बोर का थ्योरी लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन विद दिस क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ z हैज टू बी एडजस्टेड। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ओके। तो यहां तक आपका डेरिवेशन आ सकता है, इस जगह तक, ठीक। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हमें देखना है, जो बोहर की लास्ट पोस्टुलेट थी कि whenever there is a change in the value of n, मतलब इलेक्ट्रॉन jumps from one state to other state, or maybe it can go from a ground state to the excited state, or from the excited state it can come to the ground state. So there has to be an energy exchange, and what he said, an equivalent energy photon, जितना दोनों बैंड का, दोनों लेवल का एनर्जी गैप है, उतना एनर्जी का एक फोटोन रिलीज हो जाएगा, राइट। तो बहुत सारे क्वेश्चंस उस फोटोन की वेवलेंथ पे बनते हैं कि व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ दैट फोटोन व्हिच विल बी एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम दिस टू, आई मीन जंप्स फ्रॉम 3rd टू लेट्स से 1। तो ये पूरा एक थ्योरी का एक पैकेज है जो हमको लर्न करना है आज, ठीक है, कि व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज अ चेंज इन द ऑर्बिट्स, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक चीज और हम देख लेते हैं पहले तो, with the formula of total energy you can just understand this part. अब we are primarily talking about hydrogen atom, ठीक है, so जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है हमारी, ग्राउंड स्टेट जिसको हम बोलते हैं n इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन के चांसेस होते हैं। ग्राउंड स्टेट में ऐसा नहीं कि आपने इनको 0 ले लिया, ग्राउंड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 1। तो यहां पे जो हमारी टोटल एनर्जी आती है दैट कम्स अराउंड -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। नाउ फ्रॉम ग्राउंड स्टेट इफ यू वांट टू फ्री अप दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम्स बाउंड्रीज, ठीक है, तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज द नेगेटिव एनर्जी, राइट। सो इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू दैट nucleus by this much amount, so you will have to give plus में इतना energy so that energy becomes 0 and the electron becomes free. So यहां पे हम बोल सकते हैं कि ionization energy, मेरे ख्याल से आप लोग केमिस्ट्री में सब पहले ही पढ़ चुके होंगे, so I'm going little fast. Ionization energy in ground state for a hydrogen atom is प्लस में 13.6 इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन एनर्जी नेगेटिव नहीं होगी गाइस, कभी कभी एमसीक्यू में दोनों ऑप्शन डालते हैं, वो -13.6 प्लस 13.6 जस्ट टू कंफ्यूज यू। सी -13.6 उसकी खुद की एनर्जी है नेगेटिव, यू हैव टू गिव पॉजिटिव में उतना एनर्जी सो दैट इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री, सो इट इज प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ओके। अभी ग्राउंड स्टेट के बाद आता है हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट याद रखना, जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल रहे हैं इसका मतलब n इक्वल टू 2 है। ये भी एक मिस्टेक है प्रोबेबल, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड मतलब n इक्वल टू 1 नहीं है, इट इज n इक्वल टू 2। सो यहां पे हमारी जो टोटल एनर्जी आ जाती है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही हमारा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये सब नंबर्स हैं जो हमें याद रहने चाहिए, एग्जाम के पहले भी आप इसको रिकॉल कर लोगे तो ठीक रहेगा। n इक्वल टू 3,
-1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहां से थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इतनी वैल्यू से आपका काम चल जाएगा, वरना फिर आप निकाल सकते हो। अगर इसके आगे कोई पूछता है तो आप n का वैल्यू प्लग इन करके निकाल सकते हो करस्पॉन्डिंग, ये n इक्वल टू 4। यहाँ पे हमारी टोटल एनर्जी जो है -0.85 होती है, इफ आई एम नॉट 85 और 81 ऐसे समथिंग। ओके, सो इसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। वी रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, ये हमारा एक, दिस इज नॉट अ ग्राफ, दिस इज जस्ट अ कस्टम डायग्राम टू शो द एनर्जी लेवल्स। इसको हम बोलते हैं n इज इक्वल टू 1 और इसका एनर्जी हम बोलते हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज अ ग्राउंड स्टेट, दिस इज ग्राउंड स्टेट। ठीक है, इसके बाद जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है समथिंग लाइक दिस, दिस इज n इक्वल टू 2, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जिसकी एनर्जी हमने बोली है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद दिस इज लाइक दिस इज द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड दिस इज थर्ड एक्साइटेड। One thing to notice here, the energy gap between two successive state goes on reducing as we go higher up। ठीक है, तो आप ऊपर जाते जाओगे, एक लेवल ऐसा आएगा कि ये एनर्जी बैंड्स एकदम क्लोजली ओवरलैपिंग होंगे। इसका आपको कॉन्सेप्ट काम आएगा सेमीकंडक्टर्स में, एनर्जी बैंड्स, राइट। तो यहाँ पे आपको एक बस थिक लाइन सी दिखाई देगी इस तरीके से, दीज बैंड्स विल बी वेरी वेरी ओवरलैपिंग। द एनर्जी गैप कुड बी सो मिनिमम दैट आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये एक्चुअली अलग अलग है कि अलग एक है। स्टार्टिंग के 3-4 में ये गैप आपको दिखाई देगा। ठीक है, ओके। सो इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं? क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे जनरली, वो आपको टोटल एनर्जी का एक वैल्यू दे देंगे एंड दे विल आस्क यू कि विच स्टेट इट इज। ठीक है, जैसे कि वी कैन लुक एट दिस क्वेश्चन जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 21 अगर आप लोग देखो, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, MCQ 1 मार्कर, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इसमें। क्या बोल रहा है? द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in a hydrogen atom ground state is -13.6. Its energy in an orbit corresponding to quantum number। अच्छा, इस n को ना, सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल, इस n को हम कभी कभी क्वांटम नंबर भी, मतलब क्वांटम नंबर इंस्टेड ऑफ ऑर्बिट नंबर वी कॉल इट क्वांटम नंबर। प्लीज ऑल्सो रिमेंबर दिस। ठीक है, सो इट्स एनर्जी इन एन ऑर्बिट करस्पॉन्डिंग टू क्वांटम नंबर n इज -0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द वैल्यू ऑफ n इज, तो इजी है, हमको टोटल एनर्जी कितनी दी हुई है? -0.544। ठीक है, तो ये हमारी टोटल एनर्जी है, राइट गाइस। इसको बराबर करना है किसके? -13.6 n स्क्वायर के, और n हमको पता लगाना है। तो यहां से आप n निकालोगे, शायद इसमें मेरे ख्याल से 4 ही आना चाहिए, क्योंकि ये -13.6 अपॉन -0.544 इनको हम करेंगे। यस, तो आप n निकाल के देखो, शायद 4 आएगा इसमें। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड आउट। तो दिस इज वन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, मतलब दे गिव यू द एनर्जी एंड दे आस्क यू what is a quantum number. They can do the reverse also. They can give you the quantum number, they can ask you to find energy. It's a simple formula. ठीक, किसी को कंफ्यूजन है इसमें? एनी कंफ्यूजन? इट्स वेरी सिंपल गाइस। आई गेस केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ रखा होगा, दिस शुड बी रादर इवन इजियर। ठीक, अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, व्हिच इज एक चीज आपको और याद रखनी है, यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी की वैल्यू क्या होती है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैन हैव, एंड दिस इज वेरी काउंटर इंट्यूटिव। द मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैन हैव इज
जीरो, राइट, बिकॉज इसके अलावा कहीं भी होगा वो नेगेटिव एनर्जी होगी। अगर वो इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस से बाउंड होगा तो उसकी एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगी। इसलिए प्लीज ये भी याद रखना कि मैक्सिमम एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है, जीरो, एंड दैट इज अचीव्ड व्हेन n टुवर्ड्स इंफिनिटी, मतलब इट इज नियरली फ्री फ्रॉम द बाउंड्रीज ऑफ द एटम। ठीक, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आइंस्टाइन के थर्ड पॉस्टुलेट, बोहर के थर्ड पॉस्टुलेट की। वो ये है कि भाई जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो एक फोटोन एमिट होता है ना, फोटोन एमिशन। तो इसमें हम क्या मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है एक हायर स्टेट से एक लोअर स्टेट में जंप किया, मतलब इट इज समथिंग लाइक दिस। मे बी वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आया। तो जब भी ऐसा होगा इट विल एमिट अ फोटोन, इट विल एमिट अ फोटोन। और फोटोन की एनर्जी क्या होगी लॉजिकली यार, देखो दिस इज, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं एनर्जी बढ़ रही, क्योंकि नेगेटिव में द नेगेटिव नंबर इज गोइंग डाउन, सो बेसिकली इट इज इंक्रीजिंग। सो दिस इज अ हायर एनर्जी लेवल, दिस इज अ लोअर एनर्जी लेवल। ये तो समझ में आ रहा है आपको? तो अब हायर से जब लोअर में आओगे सो देयर शुड बी एनर्जी रिलीज्ड, राइट। वो एनर्जी कहाँ जाएगी? उसका एक फोटोन उस इक्विवेलेंट एनर्जी का यहाँ से रिलीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और डेलिब्रेशन है कि फोटोन की वेवलेंथ हम कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, वो चीज हमें समझनी है, उस जो फोटोन हमारा एमिट हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने आइंस्टाइन की थ्योरी से कंबाइन किया है फोटोन थ्योरी से। तो यहाँ पे क्या डेलिब्रेशन है कि अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी f है, फ्रीक्वेंसी f है, so this h into f is the energy of photon, right? That should be equal to the energy gap of the higher to the lower. En2 मतलब n2 मतलब हायर वाले का एनर्जी, n1 मतलब लोअर वाले का एनर्जी, ठीक है। Now electron comes from n2 to n1, तो यहाँ पे हमने hf को लिख लिया hc by lambda, वो तो लिख सकते हैं हम, फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो c by lambda। अब वैल्यूज लिखी है इनकी हमने, एनर्जी का फॉर्मूला रिकॉल करो, me⁴z², नीचे ये और अंदर क्या था n²। सो जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 8, ये सब तो कांस्टेंट है, z भी एटॉमिक नंबर, फॉर अ एटम इट इज कांस्टेंट। तो चेंज क्या होगा? सिर्फ क्वांटम नंबर चेंज, क्या होगा? सिर्फ क्वांटम नंबर। सो n2² माइनस n1², 1/, इस फॉर्मूले में यार n² था नीचे, राइट। अरे यार कहाँ, हाँ ये एक और, यस यस, तो ये फॉर्मूला टोटल एनर्जी का था। सो ऑल दिस इज कांस्टेंट, सो दिस विल बी n2² माइनस n1, इट इज कमिंग फ्रॉम 2 to 1, n2² माइनस n1², राइट। तो ये हम लोग ये लिखा हुई चीज, द एनर्जी गैप। ये बात समझ में आ रही है? ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ सब कुछ सारे कांस्टेंट की दुनिया इधर है, लैम्डा अकेला अलग है, तो लेट्स पुश दिस इवन h into c also on this side. So you will have this 1 by lambda is equal to, and what I'm doing, I'm just pushing this negative sign inside the bracket and flipping the n1 n2. So क्या हो जाएगा? This कांस्टेंट 1/n1² माइनस n2², फ्लिप हो गया बिकॉज मैंने माइनस साइन जो है वो अंदर पुश कर दिया उसके, करेक्ट? आ रही बात समझ में? अब ये जो चीज है, ये पूरा इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, क्योंकि ये सब चीजें बहुत साथ में चल रही थी, तो अभी आपको पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वो सब डाल के आप निकाल सकते हो, लेकिन इनिशियली इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रिडबर्ग ने निकाली थी, तो इसलिए उसने उस कांस्टेंट पे अपना नाम चिपका दिया, उसको बोल दिया रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। साइंटिस्ट लोग, मैं बता चुका हूँ, ईगो बहुत ज्यादा होती है, दे वांट इन फिजिक्स लिटरेचर हमारा नाम छप जाए, तो इसलिए इनका भी नाम छप गया एक रिडबर्ग कांस्टेंट, विच इज दिस। अगर हाइड्रोजन एटम होगा, अच्छा रिमेंबर वन थिंग, रिडबर्ग कांस्टेंट इज नॉट z इज इक्वल टू 1 के बाद जो बचा, रिडबर्ग कांस्टेंट टेक्स इनटू कंसीडरेशन द एटॉमिक नंबर। व्हेन यू पुट z इज इक्वल टू 1, देन रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हमें याद रखनी है डियर। ये आपको याद इसलिए रखनी है कि समटाइम्स इट इज गिवन इन द एग्जाम, समटाइम्स इट इज नॉट गिवन,
बेटर याद रखो 1.07 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स इसलिए क्योंकि ये पूरी चीज 1 बाई लैम्डा के इक्वल है एंड लैम्डा इज अल्टीमेटली अ लेंथ, सो द यूनिट वुड बी मीटर इनवर्स। 1.07 10 टू द पावर 7, दिस इज द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक, क्योंकि आपको उस फॉर्मूले को सिर्फ याद कैसे रखना है, याद कैसे रखना है इस तरीके से, r टाइम्स 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, बाकी कुछ याद नहीं रखना। तो डेरिवेशन के फ्लो में आओगे ना, डेरिवेशन के फ्लो में तो वैसे ही आपको सब याद रहेगा, मतलब सब करते हुए आओगे ना, ठीक है ना। तो इससे कोई जरूरी नहीं कि आप इसको रट्टा मारो। हो सकता है कि वन स्ट्रैटेजी कुड भी कि एग्जाम के वन नाइट पे, कल आपको मतलब फिजिक्स का फाइनल पेपर है तो ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम्स में बोल रहा हूँ, बाकी कॉम्पिटेटिव में तो डेफिनेटली इसकी जरूरत नहीं है डेरिवेशंस की। आप उस नाइट के पहले ये सब कांस्टेंट की वैल्यू नोट्स में लिख के इनकी वैल्यूज रिफ्रेश करके जा सकते हो, ताकि आपको डेरिवेशन में ये तसल्ली रहेगी कि आपका डेरिवेशन सही है। वरना ई स्क्वायर की गई ई पावर 4 के ई क्यूब आ गया, कुछ गड़बड़ हो गया बेकार में। फिजिक्स की कॉपी चेक करना बड़ा ट्रिकी गेम है 12th में, राइट। समटाइम्स दे जस्ट लुक फॉर द फाइनल थिंग, डेरिवेशन ऐसे देखते हुए आते हैं और फाइनल सही दिख रहा है तो मार्क्स दे देते हैं, और फाइनल सही नहीं दिख रहा है तो मार्क्स नहीं देते हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट हो जाता है वो कभी कभी। तो इसलिए आप लोग ये फाइनल वैल्यूज अपने नोट्स में प्लग इन कर सकते हो। अदरवाइज न्यूमेरिकल्स के लिए आपके पास ये, वैसे ये बहुत फेवरेट डेरिवेशन नहीं है, ये बहुत फेवरेट डेरिवेशन नहीं है, समटाइम्स इट कम्स, क्योंकि इस चैप्टर का वैल्यू ही पूरा वर्थ ही कितना है, 1 या 2 नंबर का, 2 या 3 नंबर मैक्सिमम। तो उसमें अगर डेरिवेशन दे देंगे तो बाकी कुछ पूछ नहीं पाएंगे ना, ये इशू है। तो लॉजिकली इट डजंट मेक सेंस। ओके, तो अब यहां से हमारा नेक्स्ट चैप्टर खुलता है कि ये जब हमने लैम्डा एस्टैब्लिश कर लिया 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। n1 रिमेंबर n1 इज द लोअर क्वांटम नंबर, n2 इज द हायर क्वांटम नंबर। उल्टा है, वरना आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा, वेवलेंथ नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि हमने यहाँ माइनस साइन एडजस्ट किया था अंदर, राइट। एक्चुअली आया कहां से वो n2 से n1, बट अंदर क्या है n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ठीक, याद रखिए। चलो इस फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। अब हम पढ़ेंगे लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। लेट्स पुट द हेडिंग लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ। इस पे आप थ्योरी क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये इन सीबीएसई बोर्ड इट हैज बीन ओनली, आई मीन लास्ट 2 साल पहले से इसका न्यूमेरिकल वाला पोर्शन उन्होंने कट कर दिया है, बट अभी भी इसके क्वेश्चंस आते रहते हैं ऑन एंड ऑफ। तो हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे इसके, बट इसका थ्योरी पोर्शन डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट 1 MCQ और 1 मार्क क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। Basically, let's draw a, conceptually it is a very simple thing. This is my ground state, this is my first excited state, this is my second excited, third excited. अभी what can happen, let's say hydrogen atom is at a higher level, at a higher level somewhere here, ठीक है। और हाइड्रोजन एटम इज मतलब 3rd से 4th या 5th कहीं पे तो है। नाउ as a matter of fact these excited states are highly unstable, so electron is generally there for a fraction of second and immediately it emits a photon and comes to the ground state, ठीक है। So what can happen, from any state it can directly come to the ground state, ऐसा भी हो सकता है, या it can make hops, it can make hops मतलब क्या होता है कि पहले वो 4th स्टेट पे आए, 4th से वो 3rd, इस तरीके से हॉप करता हुआ आ जाए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। और इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि ये 2 हॉप करे, फिर यहाँ पे ऐसा कर ले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले यहां तक आ जाए फिर यहां से ऐसे आ जाए, फाइनली उसको ग्राउंड स्टेट पे आना है। तो दैट इज जनरली द अल्टीमेट सिनेरियो। बट फ्रॉम ए हायर स्टेट रीचिंग टू द फाइनल ग्राउंड स्टेट, इट कैन बी अ जर्नी, इधर इट इज ब्रोकन इनटू हॉप्स
और दोज हॉप्स आर आल्सो कस्टमाइज्ड, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो सीधा का सीधा ग्राउंड स्टेट पे आ जाए। सो ये सब जैसे, अब देखो आप ये समझ सकते हो कि द वेवलेंथ, एनर्जी ऑफ द फोटोन, ये हमको मालूम है कि एनर्जी ऑफ द फोटोन इज hc by लैम्डा, ठीक है। और ये एनर्जी इस समय कहां से मिल रही है, इसको इस गैप से मिल रही है, ठीक है, कि आप कहां से कहां जंप कर रहे हो। इलेक्ट्रॉन इज लेट्स से जंपिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट, सो डिपेंडिंग ऑन द quantum numbers this energy will be decided, because this is the energy gap between those two quantum state, right? So ultimately lambda, the wavelength emitted, will also be dependent on from where electron coming and where it is going, because energy gap. So since different wavelengths are emitted, basis where the electron is finally landing, this has been categorized in few standard categorizations, जिन साइंटिस्ट लोगों ने इनका इन्वेंशन किया था कि इस वेवलेंथ्स का, इन फोटॉन्स के वेवलेंथ्स का, उनके नाम पे ही इनको कैटेगराइज कर दिया गया, ठीक है। तो उसमें पहला है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज इज वेरी सिंपल, ये आपको टेबल में, आपको एक मैंने फोटो कल भेजी थी, वो आपको अपने नोट्स में डालनी पड़ेगी। लाइमन सीरीज क्या होती है? लाइमन सीरीज, इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो, इन एनी हायर स्टेट इट इज, इट डायरेक्टली एंड फाइनली लैंड्स अप इन द n equal to 1, मतलब from wherever it comes to n equal to 1. So this is from n2, which is anything but to n1, which is ground. From anywhere to ground it is coming, that will be categorized as part of Lyman series. मतलब अगर मान लो n equal to 5 से n equal to 1 पे आया, we will call कि wavelength emitted will belong to Lyman series. मान लो n equal to 4 से n equal to 1 पे आया, जो wavelength emitted we will call Lyman series. मतलब n2 can be anything, n1 has to be the ground state. बात समझ में आ रही है आप लोगों को ये ना, कि Lyman series में कौन बिलोंग करेगा? when the final state is the ground state, that is called Lyman. उसके बाद नेक्स्ट होता है बामर। ये सब आपको मैं दिखा दूंगा बुक में कहां लिखा हुआ है, ठीक है, आप पहले समझ लो। बामर इज फ्रॉम एनीवेयर it is coming to the first excited state, from anywhere to first excited। मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा, ये वैसे तो नोट करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि ये मेरे नोट्स में भी है और मैंने आपको अच्छी फोटो भी भेज दी, आप समझ लो पहले, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। बामर में क्या है, वो n इक्वल टू एनीवेयर से n इक्वल टू 2, सबको ये वैल्यू याद रखनी है। बामर सीरीज ये है n from n2 is equal to anywhere, so you can start from all these things na, you can start from anywhere, but you have to end your final state, n1 has to be the 2, मतलब first excited state। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। कहीं से भी चालू किया और कहां गिरे? फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड पे नहीं गिरे, फर्स्ट फ्लोर पे गिरे, तो बामर है। ऐसे ही करते करते हमने बहुत सारे मतलब इनके नाम दिए गए, लाइमन, बामर, पास्कन, ब्रैकेट, फंड, ठीक है। तो ये हम लोग एक बार आपको, मैं एक बार इसको आपको एनसीईआरटी में दिखा देता हूं कहां से आपको ये चीज कॉपी करनी है, वरना मैंने आपको फोटो भी भेज दी है इसकी एक। इसके क्वेश्चंस मुझे कराने, उस पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो मैं इस थ्योरी पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करना था, बिकॉज एनीवेज यू टू रिमेंबर दिस। हम लोग जरा क्वेश्चंस की तरफ फोकस करेंगे। तो पहले मैं आपको एक इसकी पिक्चर दिखा दूं। द पिक्चर आई हैव सेंट यू फार बेटर, तो आप लोग उसी को रेफर करना।
This is this last chapter, no? So 2 0 1 2 3 रे ऑप्टिक्स के बाद वेव ऑप्टिक्स के बाद डुअल 4. हाँ, okay, let's have a look on this one. ये देखो इन्होंने डायग्राम में बताया हुआ है, इसलिए पूरा डायग्राम, द पिक्चर आई हैव गिवन इज फार बेटर. सो फर्स्ट वन इज लाइमन सीरीज. यहाँ पे वेवलेंथ आपको काफी छोटी मिलेंगी. ये कैसे है बता देता हूँ अभी. यहाँ पे वेवलेंथ की रेंज ये है. फिर नेक्स्ट बामर सीरीज है, और उसके बाद पास्कल, इसके बाद ब्रैकेट ऑफ फंड. ब्रैकेट ऑफ फंड भी मैंने आपको भेजा हुआ इस फोटो में. जो चीज इसमें ध्यान रखनी है, लाइमन सीरीज इज द मोस्ट, यहाँ पे जो वेवलेंथ निकलेंगी वो मोस्ट एनर्जेटिक होंगी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होगा. क्योंकि फ्रॉम वेर एवर दे आर कमिंग टू ग्राउंड, तो एनर्जी गैप इज हायर. एनर्जी गैप इज हायर मतलब एनर्जी, फोटोन का एनर्जी ज्यादा है. फोटोन का एनर्जी अगर ज्यादा है तो वेवलेंथ कम. एनर्जी इज hc बाय लैम्डा. सो इट्स अ रिवर्स रिलेशन. सो द यहाँ पे जो लाइमन सीरीज में है ये इंपॉर्टेंट है गाइस. लाइमन सीरीज में रिलेटिवली शॉर्टर वेवलेंथ्स मिलती है, शॉर्टर वेवलेंथ्स. और जैसे जैसे आप बामर, पास्कल, ब्रैकेट, फंड आप आगे बढ़ोगे, आपको ये देखो वेवलेंथ जो है लॉन्गर एंड लॉन्गर एंड लॉन्गर, मतलब एनर्जी गैप इज बिकमिंग शॉर्टर एंड शॉर्टर एंड शॉर्टर, वेवलेंथ बिकमिंग लॉन्गर एंड लॉन्गर एंड लॉन्गर. आ रही बात समझ में? तो ये जो लाइमन सीरीज की वेवलेंथ है ये बिलोंग करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से. अगर इसको हम मैप करें, इन वेवलेंथ्स को हम किससे मैप करें? हमारा जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, राइट? मतलब गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, राइट? वो वाला जो स्पेक्ट्रम है, विजिबल, इंफ्रारेड, रेडियो, माइक्रो, तो सब, उससे अगर मैप करें, सो लाइमन सीरीज की जो वेवलेंथ है ये मैप होती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अल्ट्रा, ये सब उस टेबल में लिखा हुआ है जो मैंने आपको भेजी है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में. ठीक है, इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं. बामर सीरीज जो है ये कई बार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो वो सीरीज है जो विजिबल रेंज में फॉल करती है. बामर सीरीज की जो वेवलेंथ है, यू कैन एक्चुअली सी when electron jumps from a higher to a ground but one, मतलब first excited में, तो आपको you can see those wavelengths, क्योंकि मतलब so those waves because they fall in the visible region. Pascal, bracket, fund they go in the infrared region. Pascal, bracket and fund they go in the infrared. So mainly आपको जो याद रखना है वो ये categorization. Lyman is ultra violet, most energetic and shortest wavelength. उसके बाद बामर स्लाइटली हायर एंड दे फॉल इन द विजिबल रीजन. तो अगर क्वेश्चन आया कि विच ट्रांजिशन, विच सीरीज फॉल्स इन द विजिबल रीजन, आपका आंसर होगा बामर. और उसके बाद पास्कल, ब्रैकेट एंड फंड दे ऑल विल बी गोइंग इन द इंफ्रारेड, इंफ्रा और हायर इंफ्रा. ठीक है, बट ये सब चीजें आप उस, मतलब ये वेवलेंथ्स की वैल्यूज याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं अच्छे अच्छे, तो क्वेश्चन हम लोग करें. ओके, चलो. हाँ, तो यहां से एक चीज और भी एक्सप्लेन होती है कि जो रदरफोर्ड का जो शॉर्टकमिंग था, ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि थ्योरी क्वेश्चन इस पे आता है. ठीक है, आप इसको अपने लैंग्वेज में, अपने नोट्स में प्लग इन कर लेना कहीं. तो शायद मेरे नोट्स पे होगा जो मैं बोल रहा हूं अभी. यहां से एक और डॉट कनेक्ट होता है जो रदरफोर्ड ने ओपन छोड़ा था. रदरफोर्ड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग इन एनी डायनामिकली स्टेबल ऑर्बिट. तो क्वांटम नंबर जैसा कोई कॉन्सेप्ट उसके उसमें नहीं था, ऐसा कि मतलब ये क्वांटम वो क्वांटम, मतलब इट कैन बी एनी रेडियस, मतलब रेडियस कैन बी ए कंटिन्यूअस वैल्यू. बट अगर हम बोहर्स थ्योरी देखें तो रेडियस कैन नॉट बी एनीथिंग, इट हैज अ फॉर्मूला, राइट? 0.53
n स्क्वायर, राइट। तो आप n पे डिपेंड कर रहे हो, n के मतलब n की वैल्यूज विल डिसाइड। तो जब एक्चुअली एमिशन स्पेक्ट्रम इस पूरे, जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर स्टेट में आता है, इट एमिट्स अ वेवलेंथ, राइट। सो इस पूरे स्पेक्ट्रम को जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, लाइमन, बामर, पास्कल, राइट, इस पूरे स्पेक्ट्रम को अगर हम जब फर्स्ट टाइम जब विजुलाइज किया गया, तब साइंटिस्ट थोड़े से कंफ्यूज थे कि अब रदरफोर्ड के हिसाब से तो इट शुड बी ए कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ वेवलेंथ्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैन बी इन एनी ऑर्बिट, तो स्लोली इफ इट इज चेंजिंग इट्स ऑर्बिट, इट शुड एमिट एनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेवलेंथ बिकॉज एनर्जी विल बी कंटिन्यूअस। बट यहां से ये चीज एक्सप्लेन हो रही है कि एक्सपेरिमेंटली ऐसा क्यों हो रहा था कि ओनली सर्टेन वेवलेंथ्स वर एमिटेड, देयर वाज अ गैप। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहां से घूमते हुए ऐसे आ रहा है, एनर्जी रिलीज करते हुए आ रहा है। इट्स अ डिस्क्रीट ट्रांजिशन, मतलब यहां से उठा और फिर सीधा यहां आया और एक वेवलेंथ यहां से एमिट हुई। तो इसके बीच में जो एनर्जी गैप्स है उसके करस्पॉन्डिंग आपको कोई वेवलेंथ नहीं मिलेगी, विच वॉज वन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स ऑफ द एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि किसी भी एटम का एमिशन स्पेक्ट्रम एक यूनिक, उसका एक आइडेंटिटी है, बिकॉज ये एनर्जी गैप्स आर डिपेंडेंट ऑन द एटम कॉन्फ़िगरेशन। सो हर एक का यूनिक होगा ये एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। और देयर विल बी अ डिस्क्रीट सेट ऑफ वेवलेंथ्स कमिंग आउट, नॉट कंटिन्यूअस। तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा विद ऑन द बेसिस ऑफ बोहर्स थर्ड पोस्टुलेट। You'll have to start your deliberation with Bohr's third postulate. As Bohr's third postulate says, the equivalent photon energy is this energy band gap, and since these are discrete values, their wavelengths will not be continuous; they will be rather discrete. ठीक है? इसी का एक रिवर्स, जिसपे ज्यादा डेलिब्रेशन नहीं है, इससे एक रिवर्स होता है, कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वहां पे उल्टा हो रहा है, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, एमिशन मतलब हम हायर से लोअर आ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन मतलब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे है और एनर्जी एब्जॉर्ब करके या तो यहां जा सकता है या यहां या यहां। ठीक है, अब जैसे इसमें आपको इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में जिसकी एनर्जी है E1 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और सेकेंड स्टेट में इसकी वैल्यू होती है माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इनका गैप निकालूं, इन दोनों का गैप निकालूं, तो प्लस का 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस का। इलेक्ट्रॉन विल ओनली एंटरटेन एनर्जी पैकेट विच इज हैविंग एग्जैक्टली दिस वैल्यू। अगर मान लो आपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया विच इज 14.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आप चाहो कि इसमें से वो 10.2 यूज करके सेकेंड स्टेट में चला जाए और बाकी एनर्जी को ऐसे ही फेंक दे उठा के, तो इलेक्ट्रॉन कहां फेंकेगा? ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं डियर। तो उस केस में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में ही रहेगा, बिकॉज जितनी उसको चाहिए आप उतनी दोगे एग्जैक्टली, तभी वो जंप करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट कंसीडर योर एनर्जी पैकेट। इसीलिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आप देखोगे, मान लो आपने यहां पे मान लो आपके पास कोई गैस के एटम्स हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस ही उसके एटम्स हैं, ठीक है, और यहां पे आपने कंटिन्यूअस एनर्जी थ्रो करी, तो क्या होगा कि सर्टेन एनर्जी वेवलेंथ्स विल बी एब्जॉर्ब, तो वहां वो वेवलेंथ्स आपकी गायब हो जाएंगी, मतलब वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी, और मतलब वहां पे डार्क स्पॉट दिखेंगे, आप उस रेंज में आपको डार्क स्पॉट दिखाई देंगे और बाकी सब जगह ब्राइट दिखाई देगा। तो ये वो वेवलेंथ्स है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की जो उसके काम की थी, जो उसने खींच ली और एक्साइट होकर चला गया आगे, बाकी सब छोड़ दिया उसने, अगर आपने कंटिन्यूअस उसको एनर्जी दी है। तो इसीलिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जब आप देखते हो किसी एटम का, स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस होती है, आप देखोगे अगर इंजीनियरिंग करने गए आप लोग तो आपको मिल जाएगा फर्स्ट या सेकंड ईयर में देखने। स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है अच्छी डिवाइस है, उसमें आप एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को विजुलाइज कर सकते हो। तो वो आप देखोगे तो आपको क्लियरली वहां पे ब्राइट लाइंस दिखाई देंगी जहां पे वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं हुई है, और जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई है वो आपको डार्क
ऐसा डार्क कर्टन जैसे लाइंस दिखाई देंगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के काम की जो वेवलेंथ है वो सिर्फ वही एब्जॉर्ब करता है, बाकी वो छोड़ देता है। और ये एक आधार नंबर की तरह होता है एक एटम के लिए। आइडेंटिटी यूनिक होता है हर एक एटम का, क्योंकि हर एक एटम के जो एनर्जी बैंड्स है वो यूनिक है। अभी 13.6 जो n² हमने पढ़ा है, दैट इज ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। फॉर एनी अदर एटम इट विल बी डिफरेंट। तो Z²/n² है, तो एनर्जी बैंड्स भी डिफरेंट होंगे। एनर्जी बैंड्स अगर डिफरेंट होंगे तो गैप भी डिफरेंट होगा, और गैप डिफरेंट होगा तो द वेवलेंथ विल बी डिफरेंट। तो एवरी एटम विल हैव अ यूनिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सो इट वर्क्स लाइक, अगर आपको नहीं पता है, कई बार किसी एक्सपेरिमेंट में आप इफ यू आर नॉट एबल टू डिड्यूस ये कौन सा गैस का एटम है, यू रन इट थ्रू स्पेक्ट्रोमीटर एंड देन यू ये दिस इज फॉर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, व्हाटएवर इट इज। ठीक है, इस पे भी शायद कभी कभी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता दिया। नाउ विद दिस वी विल मूव टू द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस, जो हमारे काम के हैं। जो हमारा फॉर्मूला है रिडबर्ग फॉर्मूला, इसके क्वेश्चंस हमें थोड़ा सा करने हैं, विच इज दिस 1/λ। इस फॉर्मूले को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट टाइम्स 1/n1² माइनस 1/n2²। इस फॉर्मूले के क्वेश्चंस हमको बहुत सिंपल होते हैं, इसको छोड़ने का नहीं है एकदम। ठीक है, आराम से करना है और ज्यादा वेरिएशंस भी इसमें पॉसिबल नहीं होते। हाँ, क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन से आपके काफी डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे, मतलब काफी फंडे क्लियर हो जाएंगे इसको सुनने में। ऑब्टेन एक्सप्रेशंस फॉर लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ को मैं लैम्डा लिख रहा हूं, ठीक है, of spectral lines in ultraviolet region of hydrogen atom, in UV region of hydrogen atom। expressions मतलब हमको कुछ वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, we have to just evaluate this formula and get something in the form of R, Rydberg constant। ठीक है, तो क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्लियर कर देता हूं। पहले हमसे बंदा पूछ रहा है कि भाई हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम में एक रीजन अल्ट्रावायलेट होता है, वो कौन सा होता है? लाइमन सीरीज। तो इसका मतलब बात यहाँ पे उसने लाइमन सीरीज पूछ भी लिया बिना बताए हुए, ठीक है, अल्ट्रावायलेट बोल दिया, इसका मतलब वो बात कर रहा है लाइमन सीरीज की। वो बोल रहा है कि लाइमन सीरीज में लॉन्गेस्ट जो वेवलेंथ निकल सकती है या जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकल सकती है, उसके बारे में आप एक्सप्रेशन लिख के बताइए। देखो, वेवलेंथ लॉन्गेस्ट मतलब एनर्जी गैप लोवेस्ट, ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। जब वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहा है तो आपको उस सीरीज में वो वाला ऑप्शन चूज करना है जिसमें एनर्जी गैप लोवेस्ट हो। ठीक, तो क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं आपको समझाने के लिए। देखो, ये है मेरा कहानी, ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको, ये सब समझाने के लिए, ठीक है। यहां पे हो सकता है वो, यहां पे हो सकता है वो, कहीं पे भी हो सकता है, क्योंकि बात हो रही है लाइमन सीरीज की। इसका मतलब हमें ये मालूम है कि वो कहीं से भी, इन्फिनिटी से भी यहां पे आ सकता है और यहां से भी यहां पे आ सकता है, या फिर यहां से भी यहां पे आ सकता है, राइट। लाइमन सीरीज, अगर लाइमन सीरीज क्यों चूज करी? क्योंकि उसने बोला अल्ट्रावायलेट रीजन। अल्ट्रावायलेट रीजन की वेवलेंथ सिर्फ लाइमन सीरीज में ही अवेलेबल होती है। तो यहां से डॉट कनेक्ट किया हमने,
ठीक है, कि अल्ट्रावायलेट की बात हो रही तो लेमन, अब लेमन आ गया, इसका मतलब कि भाई मेरा फाइनल जो स्टेट है जो N1 है ये तो 1 ही होने वाला है। अब जब मुझे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए, आप लोग जरा सोच के बताओ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो कहां से इलेक्ट्रॉन को गिराया जाए ताकि मुझे वेवलेंथ जो है वो शॉर्टेस्ट मिले? इन्फिनिटी से। वेरी गुड आंसर, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि आपको मैक्स शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी बैंड, इसका मतलब यहां पे जो N2 होना चाहिए वो इन्फिनिटी होना चाहिए। अब हमारा फॉर्मूला क्या है वेवलेंथ का? ये असर्टेन करने के बाद, एक बार हमने ये असर्टेन कर लिया, बस फॉर्मूला लगाना है, रिडबर्ग फॉर्मूला, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू R टाइम्स 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर। नाउ लेट्स प्लग इन द वैल्यूज। दिस विल बी 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू R टाइम्स 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय infinity square. So it will be nothing but 1 by R. Lambda would be 1 by R. That is the, you can say, shortest wavelength. This is the shortest lambda because the energy gap was maximum possible. Now we are looking for longest wavelength, guys. Lyman series में हमको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए, तो ये तो ठीक है, ये तो लाइमन सीरीज, इसका मतलब ये तो फिक्स है। N2 क्या होना चाहिए? 2, क्योंकि सबसे कम क्या मिलेगा जब ये चीज फिक्स है, तो सबसे कम कब होगा? जब वो जस्ट इसके ऊपर से आ रहा हो, इसका मतलब N2 इज इक्वल टू 2 हो। तो इसी फॉर्मूला में एक बार ये करके देख लो, N1 को 1 और N2 को 2 डाल के देखो कि एक्सप्रेशन क्या आता है लैम्डा का, मुझे बताओ निकाल के। 4 by 3R, वेरी गुड। 4 by 3R सबका आ रहा है। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मूला में N1 की जगह तो 1 ही डालना है, N2 की जगह 2 डालना है। So guys, these are the required expressions. This is for the shortest and this is for the longest wavelength. बड़े सारे क्वेश्चन इसमें बनाए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, बोर्ड एग्जाम्स में भी, जस्ट टू कंफ्यूज यू कि लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट। आपको बस वही कॉन्सेप्ट पहले असर्टेन करना है कौन सी सीरीज, और उसके बाद उस सीरीज का फाइनल स्टेट क्या है। जैसे बामर होता तो बामर का अगर यही क्वेश्चन बनाया जाता, अल्ट्रा वायलेट हटा के मैं बोल देता कि शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट एक्सप्रेशंस फॉर विजिबल रीजन, अगर बोल देता कि फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द विजिबल रीजन, बामर सीरीज, ठीक है। तो बामर है, इसका मतलब अब मेरा N1 जो है द फाइनल स्टेट जो हो गई वो 2 हो गई। अब मैं कहीं से भी आ सकता हूं लेकिन मुझे गिरना यहीं पे फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस को निपटा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। कोई नोट कर रहा है कि मैं आई कैन गो टू द नेक्स्ट। Find ratio of longest in Pascal series, longest wavelength, longest lambda. Find ratio of longest wavelength in Pascal series to shortest wavelength in Balmer series. लाइमर, बामर, पास्कन। तो पास्कन में जो होगा फाइनल स्टेट होगी वो 3 होगी। पास्कन में जो फाइनल स्टेट होगी N1 विल बी 3 और यहां पे N1 वुड बी 2। आप लोग कर लोगे अटेम्प्ट वाला क्वेश्चन। सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, थोड़ा सा बस ट्विक है। फॉर्मूला वही लगेगा, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू R 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर।
मैम पेपर उसका वहीं रखा हुआ है हियर। हाँ बच्चे बैठे हैं वैसे, ले लो। अच्छा हल्का सा ले सकती हो क्या? हाँ 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 बाकी पोछा ले लो, मैं इधर ही हूँ, तुम ले लो। गाइस आप लोग ये सॉल्व करो, विल टेक इट पॉज ऑफ 1 मिनट। आगे आंसर, व्हाट इज द रेशियो? 36/7 आर। अच्छा आर कैंसिल हो गया ऐसा। सो रेशियो, भाई जिसका नहीं आया रेज योर हैंड। 36/7। फंडा सिर्फ इतना है कि इसकी चाहिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तब मिलती है जब एनर्जी गैप मिनिमम हो। एनर्जी गैप मिनिमम रखना है, आना हमको 3 पे ही है, तो कहां से स्टार्ट कर सकते हैं? 4 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको लगाना है N2 = 4, आना है 3 पे। और यहाँ पे भाई साहब को चाहिए शॉर्टेस्ट मतलब इनफाइनाइट से स्टार्ट करना पड़ेगा और गिरना पड़ेगा कहाँ पे? 2 पे। इतना ही है, हो जाएगा। अगर नहीं भी होता तो हो जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है राइट मेरे ख्याल से, राइट? ओके चलो ठीक है। एक ये इस तरह का वैरायटी क्वेश्चन का आता है, ये भी देख लो। डिटरमाइन द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर, ठीक है, एंड पास्किन गिवन। कुछ गिवन है, जब कुछ गिवन है तो उसका यूज करना पड़ता है। गिवन द लिमिट फॉर लाइमन सीरीज इज 912 एंगस्ट्रॉम। इज एग्जैक्टली इन यूवी रीजन। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, सो 700 से 800 तक हम लोग विजिबल में रहते हैं, विजिबल के जस्ट बगल में यूवी होता है, विच इज 912। ठीक है, तो हमको ये चीज दी हुई है और ये पूछी गई, एक्चुअल वैल्यू पूछी है इसकी। ठीक है, कैसे देखना है इसको? पहले देखिए लिमिट फॉर लाइमन सीरीज। लिमिट मतलब लाइमन की क्या मतलब हो गई इसकी? व्हेन यू आर टेकिंग इनफाइनाइट से आप आगे 1 पे गिर रहे हो, दैट इज अ लिमिट। उसके बाद तो वेवलेंथ जो है लॉन्गर होती जाएंगी, तो दिस विल बी द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यू कैन गेट। दिस इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यू कैन गेट इन लाइमन सीरीज। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं? 1/λ is equal to r times, we are starting from infinity and falling into 1, so 1 minus 1/infinity square. so ये हमने को दिया हुआ है 1/912। ये क्या चीज आ जाएगी? 1 minus 0 मतलब ये हो जाएगा 1r। तो यहां एक तरह से हमको 1/r की वैल्यू हमको दे दी गई है 912। डू यू एग्री? ये कहानी देने का सिर्फ इतना मतलब है कि r की वैल्यू सीधे सीधे ना देके, अगर आप चाहिए तो वैसे ये भी यूज कर सकते थे, r की वैल्यू 1.07 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, बट यहां से नैनोमीटर तक जाना तो वो भी करने की जरूरत नहीं है। आपको उन्होंने सीधा सीधा दे दिया है कि भाई r की वैल्यू 912 ले लो आप। अब ये r की 1/r की वैल्यू यूज करने के बाद ये दोनों पूछिए, ये आप निकालना भी सीख चुके हो इन टर्म्स ऑफ r। इन टर्म्स ऑफ r आप पहले बामर की शॉर्टेस्ट निकालोगे और जब 1/r की जगह यू विल प्लग इन द वैल्यू ऑफ 912। कैन यू गाइस डू इट? कितनी वैल्यू आती है ये? मेरे ख्याल से ये आनी चाहिए आपकी 3648। लैम्डा बामर जो पूछी गई है ये 3648 एंगस्ट्रॉम आनी चाहिए आपकी। ये हमने कैसे निकाली? लिमिट फॉर लाइमन सीरीज से। लिमिट मतलब इनफाइनाइट से हम आ रहे हैं ग्राउंड स्टेट में, राइट?
So this is how we got the value of 1 by r, and this value we will use there. बामर की शॉर्टेस्ट कब मिलेगी? जब एनर्जी गैप हाईएस्ट हो. तो इनफाइनाइट से कहां पे आओगे? 2 पे आएंगे. 2 पे. बामर की शॉर्टेस्ट मतलब इंफिनिटी से 2 पे. हो गया? फ्यूचर कैलकुलेशंस के लिए आर की वैल्यू 1.912 ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, ले सकते हो. क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है, ये 1 पॉइंट देखो क्या था, 1.07 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स है. तो इसको नैनोमीटर में जब कन्वर्ट, मतलब इसका 1 बाय करोगे ना, 1 बाय आर करोगे जब, तो ये चीज 1 बाय में आ जाएगी, राइट. अब 1 बाय में करोगे, अब ये सॉरी 10 की पावर 7, अब ये चीज है, इसको नैनो, ये मीटर में आ जाएगा. अब इसको नैनोमीटर करने के लिए 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 100 नीचे 1.07, तो अप्रोक्सीमेटली 912 ईयर्स. ठीक है. वैसे सबका 3648 आ रहा है आंसर. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ये खुद से करोगे. अगर आप लोग नहीं कर पाओगे देन आई विल गिव यू अ हिंट. क्वेश्चन, when electron in hydrogen atom jumps from second orbit to first orbit, second to first orbit, the wavelength is lambda. Wavelength emitted is lambda. This is given to you. When electron jumps from third to first orbit, when jumps from third to first orbit, wavelength would be 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको. 29/11 लैम्डा, 32/27 lambda, and D 11/18 lambda. This is given कि जब जंप कर रहा है वो सेकेंड से फर्स्ट में, एट दैट टाइम वेवलेंथ इज लैम्डा. नाउ if it jumps from third to first, then consider if this is lambda, what will this be? बी होना चाहिए. बी इज द करेक्ट आंसर. प्लीज डू इट. अगर आपको टाइम लग रहा है तो लगने दीजिए, लेकिन ट्राई टू गेट टू द करेक्ट आंसर स्लोली.
मैं चाहता हूँ ये टॉपिक आगे कंट्रोल में आ जाए अभी से, एक रिवीजन के बाद आपका टॉपिक ये तैयार हो जाए. दैट इज व्हाट माय इंटेंशन इज. गाइस सेम फॉर्मूला लगाना है 2 बार, ठीक है ना. सेम फॉर्मूला लगाना है 2 बार. पहली बार आपको लैम्डा और उसमें आर में रिलेशन आ जाएगा, यहां से लैम्डा में आर में रिलेशन आ जाएगा, और फिर उसी फॉर्मूला को इसमें लगाओगे फर्स्ट में, उसको उस रिलेशन को यूज कर लोगे तो ये आ जाएगा. बेसिकली आंसर उनको आर के टर्म में नहीं चाहिए, उनको लैम्डा के टर्म में चाहिए. दैट इज व्हाट इज. ऑल गुड हो गया. देखो पहले वाले केस के लिए क्या हो गया, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर टाइम्स कहां से कहां जा रहा है, सेकेंड टू फर्स्ट ऑर्बिट. तो 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 4, सेकेंड से आया ना, तो 1 बाई 2 स्क्वायर, तो 1 बाई 4, तो 1 माइनस 1 बाई 4 इज 3 बाई 4. सो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 3r बाई 4. सो यहां से लैम्डा आपका आ गया 4 बाई 3r. अब इसको अपने पॉकेट में रखो, जब वो नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा इस वैल्यू को, आर को. तो सेकंड केस के लिए क्या हो जाएगा, 1 बाई लैम्डा डैश, लेट्स कॉल इट लैम्डा डैश. आर तो रेडबर्ग कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं होगा. आर टाइम्स कहां से कहां जा रहा है, थर्ड टू फर्स्ट, तो ये तो 1 ही रहेगा, ये माइनस 1 माइनस 1 बाई 9. गाइस जिनका नहीं हुआ देख लो. तो यहां से हो जाएगा 8 बाई 9. अब या तो इन दोनों को डिवाइड कर लो या यहां से आर की वैल्यू यहां चिपका दो, फाइनली आपका आंसर ये आ जाए. ठीक है, एनी डिफिकल्टी एनीवन? सो विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. An electron is orbiting in 5th Bohr orbit. इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, it is orbiting in 5th Bohr orbit, मतलब n equal to 5. Calculate ionization energy for this atom. Calculate ionization energy for this atom. Given ground state, इसकी जरूरत वैसे नहीं है लेकिन तब भी दे दिया तो मैं लिख रहा हूं. Given ground state energy is 13.6, is minus 13.6 electron volt. तो पहले आपको यहां की एनर्जी निकालनी पड़ेगी, जितनी नेगेटिव में आएगी उतना ही वैल्यू पॉजिटिव में उसको आपको देना पड़ेगा. दैट विल बी योर आयनाइजेशन एनर्जी. एनर्जी का फॉर्मूला होता है इन एनी ऑर्बिट, एनर्जी इज इक्वल टू ई एन इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर. This is the formula you need. That's it. This value is directly in electron volts. This value you will get directly in electron volts. Just find out this. इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वो तो जिसको ये फॉर्मूला ना याद हो उसके लिए है. ठीक है, n की वैल्यू 5 चिपकाओ, whatever value you get in negative उसका पॉजिटिव. 0.544. Your answer should be प्लस में 0.544 इलेक्ट्रॉन है. सर जो अभी क्वेश्चन किया था उसमें भी 0.544 ही दिया. हाँ तो वो गलत था, 4 5 होना चाहिए. ईशान ने बोला था.
बाकी एनर्जी, एक लेवल की एनर्जी ये खा गया। ऐसे गैप करोगे एनर्जी ईशान? Okay, so let's move to some different variety of question. वैसे एक क्वेश्चन आपको एक बार आया है, सिर्फ एक ही बार आया है एग्जाम में, बट दोबारा भी आ सकता है, इसलिए मैं आपको उसका एक व्यू दे देता हूं। क्वेश्चन इस तरह की आया था, 2 या 3 मार्क का था। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर, और यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट चीज भी बताऊंगा आपके बोर्ड एग्जाम से पर्सपेक्टिव। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल पीरियड, मतलब टाइम पीरियड, ऑर्बिटल पीरियड फॉर इलेक्ट्रॉन मूविंग इन, मतलब दिस वाज ऑफ कोर्स फॉर H एटम, ये लिखा हुआ था प्रॉब्लम में, ठीक है। मूविंग इन nth ऑर्बिट। So this is the question which was asked in board exam. So अब मैंने आपको 2 फॉर्मूले कराए थे, रेडियस का कराया था और वेलोसिटी का भी कराया था। उन्होंने ना रेडियस पूछा, ना वेलोसिटी पूछा, ना एनर्जी पूछा, उन्होंने बोल दिया ऑर्बिटल पीरियड का ये निकालो एक्सप्रेशन। अभी ऐसा अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए तो इतना आपको ध्यान देना है कि जो डेरिवेशंस आपने किए हुए हैं वो उसी में से कुछ होगा, वो छोड़ के मत आ जाना कि डेरिवेशन मैंने की, क्योंकि ये जनरली कॉन्फिडेंस उनका शेकी रहता है जिनके सारे डेरिवेशंस किए नहीं होते, तो वो क्या करते हैं कि ये मेरा पढ़ा हुआ डेरिवेशन नहीं आया, निकालो इसको रास्ते से। जबकि ऐसा नहीं है, पहले पढ़ो, क्योंकि आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आपने सारे डेरिवेशंस पढ़े हैं, तो यार ये भी उसी का पार्ट होना चाहिए। यहां पे आपको इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डेरिवेशंस। पहले आपको रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट हमने किया था उस दिन, उसके और रेडियस निकालने के बाद mvr एंगुलर मोमेंटम nh/2π, तो यहां से हमने v भी निकाला था, राइट। वेलोसिटी निकाली थी इलेक्ट्रॉन की। करना सिर्फ इतना, टाइम पीरियड इट विल बी 2πr अपॉन v, time taken for electron to complete one circle. So this is the distance it has to travel and this is the speed. So r और v की वैल्यू फाइनली इसमें रख के एक गंदा सा एक्सप्रेशन आएगा, वो छापना था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है हमको कि कभी कभी डायरेक्ट डेरिवेशन ना आके, स्टेट बोर्ड में भी ऐसा होता है, तो आप लोग को भी ध्यान से सुनना है ये चीज, ऑन काव्या एंड आयुष, ठीक है। तो आपको भी ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर आपको डेरिवेशन डायरेक्ट नहीं आया है तो इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डेरिवेशंस। तो यहाँ पे r और v की वैल्यू आपको बस प्लगिंग करनी थी और यू विल गेट दैट। सो प्लीज राइट दिस डाउन एंड डू इट, it's part of the PYQs, you will get it anyways when you're doing PYQs. चलो अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, 2 बार आया एग्जाम में और सेम क्वेश्चन रिपीटेड 2 टाइम्स। इट्स अ गुड क्वेश्चन, आप लोग को मौका दूंगा मैं करने के लिए। एक पहले यहां पे इन्होंने 3 स्टेट दी हुई है अलग अलग, मतलब ये स्टेट है, इसको बोला इन्होंने, इसकी एनर्जी लेवल EC है और इसकी एनर्जी लेवल EB है और इसकी एनर्जी लेवल EA है, और ये दिया हुआ था EC इज ग्रेटर देन EB इज ग्रेटर देन EA, मतलब इस ऑर्डर में, दिस इज हायर, लोअर एंड लोएस्ट, ठीक है। दीज आर 3 एनर्जी स्टेट। 3 ट्रांजिशन दिखाए इन्होंने, एक ट्रांजिशन दिखाया है
और इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लिखी लैम्डा 1। फिर एक दूसरा ट्रांजिशन दिखाया, इससे करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लिखी लैम्डा 2, और एक तीसरा ट्रांजिशन इसकी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लिखी है लैम्डा 3। ठीक है, ये दिया हुआ है और 4 ऑप्शन दिए कि द करेक्ट रिलेशन बिटवीन लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 इज करेक्ट relation between lambda 1, lambda 2 and lambda 3. A, lambda 1 square plus lambda 2 square is equal to lambda 3 square. B, you can start your question. 1 by lambda 1 plus 1 by lambda 2 is equal to 1 by lambda 3. C, lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 is equal to 0. D, lambda 1 plus lambda 2 is equal to lambda 3. ये ट्रांजिशन दिए हुए हमको और and that is where CBSE board nowadays strikes on your concepts rather than mucked up formulas. तो यहाँ पे आपका वो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 1/r वाला वो नहीं चलेगा, आपको बस देखना है कि ये 3 फोटोन निकल रहे हैं, इनकी एक की वेवलेंथ ये है कि ये है कि ये है, एंड द मैथ्स विल बी व्हाटएवर। तो वो आप व्हाटएवर आपको फाइंड आउट करना है। ध्यान आपको ये रखना है कि अल्टीमेटली एनर्जी गैप इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। बी ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत जल्दी किया ईशान ने, क्या बात है, लेकिन तुम तुक्के भी मारते हो ईशान, तो तुम्हें समझाना पड़ेगा मुझे। अभी n = 4 किया है तुमने, है ना? The concept you have to apply is कि जैसे मान लो ये वाला ट्रांजिशन है, this will be what? EC minus EB, right? This is the energy gap. So this will be the energy of the photon. This gap would be the energy of the photon, or as per this diagram, this should be equal to hc by lambda 1. ऐसे ही आपको इन तीनों के लिए लिख लें और एक मैथमेटिकल रिलेशन बनाना है। एक मैंने आपको बता दिया कि EC माइनस EB विल बी इक्वल टू HC बाय लैम्डा 1। एनर्जी गैप इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द फोटोन। और लास्ट में ये एनर्जी गैप प्लस ये एनर्जी गैप वुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी गैप। कैसे क्या तुम लोग? हाँ यही लिखा, हाँ सही किया। फिर बाकी आगे सर फिर इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन। हाँ हो गया, चलेगा यार, तरीका सब सही होता है, आंसर सही आना चाहिए बस। E is equal to -13.6 by n square फॉर्मूला से किया है। एक मिनट, ये रूट क्यों लगाया डियर आपने? क्योंकि n square है। अच्छा, बहुत तकलीफ उठाई है तुमने, इतनी तकलीफ नहीं उठानी, ठीक है वैसे। बट ठीक है, मैं उसमें ये नहीं बोल सकता गलत है, लेकिन यही तो एक्चुअली आपने यही तो किया है बस। वो यू हैव गॉन टू रिडबर्ग फॉर्मूला, है ना? ठीक है,
चलो ठीक है, अब कर लेते हैं भाई इसको। EC माइनस EB इज दिस, ऐसे ही क्या लिखेंगे, EB माइनस EA। बताओ भाई क्या लिखूं उसको मैं, EB माइनस EA को क्या लिखूं, HC बाय लैम्डा 2। ऐसे ही मैं EC माइनस EA को क्या लिखूं, HC बाय लैम्डा 3। और ये हमको मालूम है कि EC माइनस EA, EC माइनस EA इज नथिंग बट EC माइनस EB प्लस EB माइनस EA। मतलब दिस कंप्लीट गैप इज इक्वल टू दिस गैप प्लस दिस गैप। तो दिख रहा है ना डायग्राम से, तो वैल्यूज प्लग इन कर दो। EC माइनस EA क्या था, HC बाय लैम्डा 3, EC माइनस EB HC बाय लैम्डा 1 and EB minus EA was HC by lambda 2। This will be the correct, ठीक है। तो whenever we learn this formula, इससे भी अभी you can do this with this formula, ये अपना 1 by this square minus this square, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा ट्विस्टेड हो जाएगा, मतलब इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। मतलब इसलिए कि आप चीटी को मारने के तो लेके आए हो। ओके, ये 2 बार आया क्वेश्चन एग्जाम्स में। अभी ये क्वेश्चन आया था, तो ये दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 38 फ्रॉम PYQ बुक। अगर आप लोग देखो जरा इसको, कौन दिमाग लगा के इसको सोच सकता है कि आंसर होना चाहिए इसका, जो नहीं भी याद है, अगर यू कैन जस्ट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड गेट टू द आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 फ्रॉम PYQ बुक। क्वेश्चन नंबर 38, दिस वाज लास्ट ईयर, आपके सीनियर्स ने जो ये पेपर दिया है। ये वो एक्सपेरिमेंट जो था ना लास्ट चैप्टर का, इसमें कुछ, हाँ यस, आंसर वुड बी सी, बट कैसे सोचा आपने सी, याद था? जिंक कैडमियम। वो अगर मान लो वो नहीं भी याद होता, ये एक्चुअली ये लास्ट जो चैप्टर था उसका एक्सपेरिमेंट है। उसमें क्या हुआ था, देयर वाज बॉम्बार्डमेंट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑन डिफरेंट मटेरियल्स। तो उसमें जिंक ने जो है अल्ट्रावायलेट लाइट के अगेंस्ट एमिशन दिखाया था, लेकिन विजिबल के अगेंस्ट या उसके अगेंस्ट नहीं दिखाया था। तो अब ये उससे अगर याद है आपको कि जिंक शोज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विद अल्ट्रावायलेट, तो आपको ये थॉट वहां से कनेक्ट करना कि इनमें से किससे अल्ट्रावायलेट मिलेगी अपने को, तो वो है लाइमन सीरीज। तो ये तो एक तरीका होगा इसको सॉल्व करने का। मान लो एज ए पेपर तो मुझे नहीं याद है, वो तुक्का मारना है। तुक्का भी कैसे मारना है कि यार सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, लाइमन सीरीज की होगी, क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट है, बाकी विजिबल है और ये तो इंफ्रारेड है। तो इसका मतलब या तो आंसर डी होगा, तीनों में से कोई भी नहीं, या फिर अगर होगा तो सी, क्योंकि अगर ए और बी में कोई आंसर है तो सी हैज टू बी द आंसर। क्योंकि जब कम एनर्जी वाली वेवलेंथ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कर ले जा रही है, तो व्हाई नॉट हायर एनर्जी वाली, है ना। तो इसलिए मोस्ट जो अब जनरली इस क्वेश्चन में ये तो नहीं देंगे आपको कि इन तीनों में से कोई ना हो, तो यू वुड हैव गॉन फॉर द हाईएस्ट एनर्जी वेवलेंथ व्हिच इज लाइमन सीरीज व्हिच लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। ठीक है, ओके
अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेना, उसके बाद एक 5 मिनट का थ्योरी चैप्टर चीज बची हुई है, वो ओपन करने के बाद चैप्टर को वाइंड अप कर रहे हैं। क्वेश्चन है ये, अ प्रोटॉन ऑफ, दिस इज क्वेश्चन ऑन द फर्स्ट सेशन जो हमने किया, अ प्रोटॉन ऑफ एनर्जी, ये भी अभी लास्ट ईयर या मतलब लास्ट ईयर आया, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली किस साल। अ प्रोटॉन ऑफ एनर्जी 1.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैपिटल एम इज मेगा, ये ध्यान रखना, स्मॉल एम और कैपिटल एम में जमीन आसमान का फर्क होता है। कैपिटल एम इज मेगा विच इज 10 की पावर 6, मिली स्मॉल एम विच इज 10 की पावर -3, so this is mega electron volt, approaches a gold nucleus, z is equal to 79 दिया हुआ था अपने को, रहम कर दिया उन्होंने। फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अभी इस तरह के क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा आते हैं एग्जाम्स में। ओके, तो ये पहला जो टॉपिक हमने किया था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, याद है, उस पर ये क्वेश्चन भी है। मतलब ये है हमारे पास गोल्ड न्यूक्लियस और ये है मिस्टर अल्फा, ये जा रहे हैं इसके पास, इनके पास क्या कितनी एनर्जी है 1.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जाएंगे, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इसका रिपल्सिव फोर्स विल स्टॉप, दिस विल मोमेंटरी कम टू अ स्टॉप एंड देन इट विल टेक अ यू टर्न। तो जब यू टर्न लेने का टाइम आया, ये डिस्टेंस पूछा है क्लोजेस्ट अप्रोच r0। सो ये वो टाइम है जब इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल टोटली बी कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस गाय एंड दिस अल्फा पार्टिकल, राइट। जैसे से आगे जाएगा इसकी स्पीड कम होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और क्या बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो जब ये काइनेटिक एनर्जी इस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी, दैट विल बी द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो क्या करना है, 1.6 इंटू 10 to the power 6, 10 to the power 6 किया है मेगा के लिए। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है गाइस, ठीक है। यहाँ पे पूरा का पूरा जो आप यूनिट्स यूज करने वाले हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डालोगे, वो सब किसमें होती है, एसआई में होती है। तो यहाँ पे इसको आपको जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करने का तरीका है यू मल्टीप्लाई इट बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1.6 10 to the -19, this will become in joules. This should be equal to potential energy of 2 point charges, 1/4 pi epsilon naught electrostat, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। तो ध्यान देना है कि भाई यहाँ पे जो, सॉरी अल्फा पार्टिकल नहीं, ये प्रोटॉन है, यहाँ पे उन्होंने प्रोटॉन दिया, तो ये प्रोटॉन है, ये अल्फा पार्टिकल नहीं। तो इसका चार्ज कितना होगा प्रोटॉन का, सिंगल E, इट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दिस विल बी E टाइम्स, इसका हो जाएगा 79 इंटू E, बिकॉज देयर विल बी 79 प्रोटॉन्स इनसाइड दिस, एटॉमिक नंबर इज गिवन एंड डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये R आपको निकालना था, ठीक है। सो वन ऑफ द E's विल नॉक ऑफ दिस कंप्लीटली, ठीक है। और इसके बाद आप जब यहां आपको डालनी पड़ेगी वैल्यू E की, ये क्या होगी 1.6 10 की पावर -19, ये वैल्यू प्लग इन करके आप जब निकालोगे तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो आपकी आएगी वो 7.1 इंटू 10 टू द पावर -14 मीटर। दिस विल बी योर आंसर। क्या किया है समझ में आया सबको? हमने उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को बराबर कर दिया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के, विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था अल्फा पार्टिकल से, तो जनरली हमारी टेंडेंसी होती है कि यहाँ पे हम फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड है 2ZE स्क्वायर, जो नॉर्मल टीचर्स और सब लोग बुक्स में फॉर्मूला लिखा होता है 2ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला अगर आप डायरेक्टली याद करिएगा यहाँ लगाया तो आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि ये फॉर्मूला लगाया गया है अल्फा पार्टिकल के लिए, उसका चार्ज होता है 2E।
तो इसलिए यहाँ पे 2 आता है। यहाँ पे दिया है अपने को प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का चार्ज सिर्फ E होगा, तो ये 2 यहाँ पे नहीं आएगा, सिर्फ Ze²/4πε0 होगा। ये प्लीज ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि इवन इन द सोल्यूशन, जो बुक में जो सोल्यूशन है इस पीवाई की बुक में इस क्वेश्चन का उन्होंने गलत किया, उन्होंने अल्फा पार्टिकल समझ के इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये गलती हो सकती है आपसे भी, इसलिए उनका आंसर डबल आया है। का आंसर आया 14.22, ऐसा कुछ 10⁻14 -14। ठीक है, तो अब लास्ट पार्ट जो बाकी है इस चैप्टर का वो है डी ब्रॉय एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट। बहुत छोटा सा टॉपिक है, शुद्ध हेडिंग और इसके साथ ही चैप्टर समाप्त। डी ब्रॉय एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर्स, 5 मिनट लगेंगे गाइस, बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट। बोहर की फर्स्ट पोस्टुलेट क्या थी कि भाई एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, याद है ना, NH/2π इज इक्वल टू mvr। इसका प्रूफ दिया था इस बंदे ने, डी ब्रॉय ने। उसने बोला कि भाई मान लो ये है न्यूक्लियस, ये है हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस, इसके अराउंड घूम रहे हैं मिस्टर इलेक्ट्रॉन। मिस्टर इलेक्ट्रॉन को हम ले लेते हैं। डी ब्रॉय ने बोला कि एवरी पार्टिकल हैज अ वेव विच इज ही नेम्ड दैट एज मैटर वेव, जिसकी वैल्यू हमने बताई थी। उसने बोला एज ए इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन को एज ए पार्टिकल लिया जाए तो इसकी वेवलेंथ का उसने फॉर्मूला दिया था h/p, याद करो, h/mv किया था ना हमने। तो उसने इन दोनों को कनेक्ट किया। उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जब चल रहा होगा तो इसकी कुछ वेव होगी एसोसिएटेड, इस तरीके से। यहां पे दिखा देता हूं तुमको यार, मेरी ड्राइंग बड़ी खतरनाक है, ठीक है, जो डर जाओगे आप लोग। अरे बैक स्टेज में नहीं है वो, चलो कहानी। इस चैप्टर को पढ़ाते पढ़ाते मुझे नींद आ जाती है, सोचो यार पढ़ने में क्या होता होगा इसका। कहाँ है डी ब्रॉय? ये तो बोर है। थोड़ा जूम आउट करो यार। ओ भाई, हाँ, वाह वाह वाह, ये डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा था मैंने, आई गेव अप। ओके, so this is the matter wave of electron while it is orbiting in this circle। ठीक है, तो उसने बोला कि भाई अगर ये जो ये वेवलेंथ देखो, अब एक वेवलेंथ कितनी होती है, ये गई, ये एक वेवलेंथ हुई, फिर दूसरी वेवलेंथ, फिर तीसरी, चौथी। तो बोहर का पोस्टुलेट क्या था कि इसका एंगुलर मोमेंटम शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई ये सारी, ऐसा तो नहीं कि अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है तो वेव सारी कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई वेव आधी बन पाए। तो ये जो लूप्स है ये कंप्लीटली एंड होने चाहिए, पूरे पूरे लूप बन के, राइट। तो उसका उसने क्या बोला कि अगर ऐसा होना है तो, अगर ऐसा होना है तो, अगर ऐसा होना है तो भाई जो ये 2πr है, मतलब ये जो 2πr है ये होना चाहिए n लैम्डा, बराबर बात है, वेयर n इज ए इंटीजर। ये दिस सर्कमफरेंस शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ
लैम्डा ऑफ इट्स मैटर वेव, ठीक है। और लैम्डा इनके हिसाब से ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, इसका मतलब उसका लैम्डा होना चाहिए h/p। तो इसके हिसाब से ये होना चाहिए 2πr इज इक्वल टू n टाइम्स h/mv। इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल, उसकी मैटर वेव क्या होगी, वेवलेंथ यही होगी। तो अब यहां से m को इधर ले लो और v को इधर ले लो, तो क्या हो जाएगा mvr, और 2π को भेज दो इधर, तो क्या हो जाएगा nh/2π। और बोर वॉज द फर्स्ट वन जैसे डिब्रॉय की जगह पप्पी ली। क्या बात कही तुमने यार, है ना कि मैं जो बात थ्योरी से कह रहा था तुमने तो मैथमेटिकली प्रूफ कर दी। ओके So it was a big thank you from Bohr to De Broglie for mathematically proving this. बात समझ में आ गई ना कि भाई ये जो रेडियस जिसपे ये घूम रहा है, इसके जो लूप्स बन रहे हैं वेवलेंथ के, वो कंप्लीट होने चाहिए। तो ये n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। लैम्डा इज द वेव ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये चैप्टर होता है यहाँ पे समाप्त। अब कल का एजेंडा है न्यूक्लियाई, जो हमें कल का कल ही खत्म करना है। तो कल का टाइमिंग 4 o'clock। किसी को कोई समस्या है 4 o'clock में? अगर समस्या है तो अभी बाबा गायब ना हो जाना, क्योंकि पूरा चैप्टर मुझे कल ही खत्म करना है। एनीवन हैविंग एनी ट्रबल एट 4 o'clock? We'll finish in 2 hours max. 6 अब 6 का 6:05 हो सकता है, 6:10 हो सकता है, बट खत्म हो जाएगा, इतना पक्का है मतलब, राइट। क्योंकि अभी ये चैप्टर फ्रेश है ना, तो वी आर इन द क्वांटम मोड, वी आर इन द क्वांटम जोन ऑफ फिजिक्स। इससे पहले कि वो क्वांटम जोन से हम बाहर आए तो खत्म कर देंगे ना, तो आराम से हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर योर पेशेंस। आई नो दिस इज वेरी एक्साइटिंग चैप्टर।